Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी से असीम मुनीर के खिलवाड़ का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया है और पाकिस्तान सरकार ने इस आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया है। आज हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि दुनिया के इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया और एक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में इतनी यातनाएं देने का मतलब क्या है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मीम्स और रील्स के इस ज़माने में विरोध प्रदर्शनों में भी अब कितनी क्रिएटिविटी आ रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर एक व्यक्ति अपने चेहरे पर कुत्ते का मुखौटा लगाकर DM के दफ्तर में पहुंच गया। आज की नई सच्चाई यह है कि अपने विरोध प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वायरल होना बहुत ज़रूरी है और वायरल होने के लिए आपको इंस्टाग्राम की रील और मीम वाली भाषा में ही बात करनी होगी, क्योंकि अटेंशन आज की सबसे बड़ी करेंसी है और उसे अपनी ओर आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौती किसी के लिए भी है, चाहे वो नेता हो या आम जनता। और आखिर में आपको चीन की राजधानी बीजिंग लेकर चलेंगे, जहां दुनिया के लेटेस्ट और बेस्ट रोबोट्स का मेला लगा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने लेटेस्ट रोबोट्स को यहां पर शोकेस कर रही हैं। ये रोबोट्स हमारे और आपकी तरह सारे काम करते हैं और साथ ही फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस भी खेलते हैं। तो आज इन रोबोट्स की एक झलक हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं आज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 73 वर्ष के इमरान खान को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उन्हें अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया है। वो अब भी जेल में ही हैं और शहबाज शरीफ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अब चुनौती दी है। शहबाज शरीफ की सरकार कहती है कि इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं है। किसी भी सज़ा याफ्ता कैदी या कन्विक्टेड प्रिजनर का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल की बजाय जेल के अंदर होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बिगड़ती सेहत के बाद 18 अगस्त को उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया था। अब पाकिस्तान की सरकार की ये दलील है कि जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया, उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं बताई गई है जिसके लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी हो। जबकि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि इमरान खान में एंग्जाइटी लेवल जो है वो 3+ है, जिसे मेडिकल भाषा में बहुत गंभीर माना जाता है। यानी उनकी एंग्जाइटी जो है, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इमरान खान को हाई ब्लड प्रेशर है, एबनॉर्मल हार्ट बीट है और अक्सर उन्हें अब चक्कर भी आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज के लिए एक मेडिकल पैनल बनाने का आदेश दिया है और इसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, यानी आंखों के डॉक्टर भी हैं, और इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की एक आंख पहले से ही ख़राब हो चुकी है और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है, उनकी एक आंख लगभग ख़राब हो चुकी है।
उसमें से बहुत, एक आंख में जो विजन है वो बहुत कम बचा है। और उनकी जो पत्नियां बुशरा बीबी, उनकी भी एक आंख खराब हो चुकी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लेकर अपना आदेश वापस नहीं लिया तो और भी बहुत सारे कैदी इसी तरह अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अस्पताल में शिफ्ट होने की मांग करेंगे। जबकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया था और ये डेडलाइन 20 अगस्त को खत्म हो रही है। किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 दिन का वक्त दिया है। वो 2 दिन का जो अरसा है कल दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आज की रात या कल सुबह इनको हर हाल में खान साहब को मुंतकिल करना है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। अगर ये नहीं करते तो इस मुल्क में जो पहले ही अदलिया पर एक हमला है, अदलिया की साख पर हमला है, वो मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ होश के नाखून लेने चाहिए। ये इंसानियत पर मबनी एक फ़ैसला है। जो रिपोर्ट खुद सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला ने अदालत में जमा कराई उसकी बुनियाद पर यह फैसला है। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर इमरान खान के इलाज को कानूनी दाव पेंच में उलझाने के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर हैं अज़म नज़ीर तरार, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं आता। 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ एक कानूनी मुहावरा है जिसे अक्सर अदालतों में इस्तेमाल किया जाता है। वकील इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट का फैसला उसी सीमा के अंदर होना चाहिए जो कानून ने तय की हैं, और ये जो फैसला है ये कानून द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर नहीं आता। पाकिस्तान के कानून मंत्री कह रहे हैं कि इमरान खान के मामले में जब तक ये साबित ना हो जाए कि सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सकता और प्राइवेट अस्पताल में ही हो सकता है, तब तक उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेजना कानून के खिलाफ होगा। और अगर इमरान खान को यह सुविधा दी गई तो पाकिस्तान की जेलों में बंद दूसरे कैदी भी यही मांग करने लगेंगे। आज मैं कई सारे दस्तावेज अपने साथ लेकर आया हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, जो इसको चुनौती दी गई है पाकिस्तान की सरकार द्वारा, ये आपकी स्क्रीन पर वो पेपर है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के संविधान का जो आर्टिकल 25 है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं। देखिए वहाँ पर भी संविधान की बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में संविधान की बात कर रही है, बराबरी की बात कर रही है, फंडामेंटल राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, इसकी बात कर रही है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। फिर वो आगे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ कन्विक्ट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दैट टू ऑन अ रिपोर्ट विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी कंडीशन
requiring immediate medical treatment will severely disturb the whole criminal justice system. Similarly, placed convicts will claim the same special treatment afforded to the respondent in violation of the prison rules. If the interim order is not recalled, it will open a floodgate of prisoners seeking similar relief which under the prevalent law cannot be granted. देखिए इसका मतलब क्या है। तो उनकी सरकार जो है वो ये कह रही है कि इस तरह का जो ऑर्डर दिया गया है कि प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज किया जाए, ये दैट टू ऑन अ रिपोर्ट विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी कंडीशन, मतलब जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाए। उनकी ऐसी कोई तबीयत खराब भी नहीं है कि उन्हें इमीडिएटली तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और अगर हमने उनके लिए ऐसा किया तो पाकिस्तान की जेलों में बंद और भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो यही कहने लगेंगे कि उनकी भी तबीयत खराब है और इसलिए उन्हें भी जेल से बाहर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। देखिए, तो पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी है। अब असीम मुनीर के इशारे पर उस इमरान खान को एक सामान्य कैदी बताने की कोशिश हो रही है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और एक बहुत सफल क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका है। इस समय पाकिस्तानी सेना ये चाहती है कि इमरान खान को जेल से बाहर आने का एक भी मौका ना मिले। जेल में लगातार इमरान खान की हालत बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को बचने का कोई मौका देना नहीं चाहती। इससे पहले इसी साल इमरान खान को आंखों के इलाज के लिए 2 बार जेल से अस्पताल लाया गया था, लेकिन उस समय उनकी आंख बच नहीं पाई। अब मैं आपको वो मेडिकल रिपोर्ट बताना चाहता हूं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी सरकार ने किया है, और यह है मेडिकल एनालिसिस गैप्स इन इमरान खान्स हेल्थ केयर। और इसी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला पाकिस्तान में इमरान खान का परिवार दे रहा है और उनके जो करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट आई है वो ठीक नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस हेल्थ रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें बहुत एंग्जाइटी है और उनकी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। उनका जो एंग्जाइटी लेवल है वो 3+ है, जिसे बहुत ख़तरनाक माना जाता है। और इसमें लिखा है कि वो एक प्रकार से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें बहुत एंग्जाइटी है, वो बहुत बेचैन है और उसका कारण ये है कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, मतलब उनसे कोई मिल नहीं सकता। उन्हें एक बहुत छोटे से सेल में 8x11 के छोटी सी कोठरी में उन्हें रखा गया है, जो अंधेरी कोठरी है जिसमें एक भी खिड़की नहीं है। वहाँ वो किसी से मिल नहीं सकते और बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। ना वो अखबार पढ़ सकते हैं, ना किताब पढ़ सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। और एक व्यक्ति को अगर आप इतने समय से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे हुए हैं तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। वो व्यक्ति बिल्कुल पागलपन की स्थिति में चला जाएगा, वो ज़िंदगी से निराश हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और इसमें भी लिखा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। तो इसमें सिफारिश क्या की गई है कि उनको दिमागी तौर पर जो उनका इलाज हो सकता है वो ये है, एक तो उन्हें मोर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद फैमिली, उनको उनके परिवार के साथ ज़्यादा मुलाकातों का मौका दिया जाए। उन्हें किताबें दी जाएं पढ़ने के लिए, बुक्स, न्यूज़पेपर्स उन्हें दिए जाएं पढ़ने के लिए, टीवी देखने की इजाज़त मिले, वो मैगजीन्स पढ़ सकें। और ये भी लिखा है कि हर रोज़ उन्हें 1 घंटे की वॉक करनी चाहिए। 1 घंटे की वॉक इमरान खान को करनी चाहिए, तब जाकर उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। इसके बाद उन्होंने आँखों के बारे में लिखा है कि राइट सेंट्रल रेटिनल वीन ऑक्लूजन, अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इग्नोर्ड, ये इसके अंदर बात कही गई है। और इसमें लिखा है कि उनकी जो एक आंख है वो हाइपरटेंशन की वजह से लगभग ख़राब हो चुकी है। और इसमें लिखा है कि उनका जो विज़न है
वो 6/36 हो गया है एक आंख का। इसका मतलब है कि वो अपनी एक आंख से सिर्फ 6 मीटर दूर तक देख सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल आंख से एक नॉर्मल व्यक्ति 36 मीटर तक देख सकता है। यानी हम और आप जिस आंख से 36 मीटर तक देख सकते हैं, उस आंख से इमरान खान सिर्फ 6 मीटर तक देख पाते हैं मुश्किल से। और उन्होंने ये बताया है कि उनके इमरान खान के लिए 24 घंटे की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। उन्हें ईसीजी लगातार उनका चेकअप होना चाहिए था, ईसीजी होना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। और वो अब कहते हैं डॉक्टर कि उन्हें अर्जेंट साइकेट्रिस्ट असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान अब उन्होंने दिया है। यानी उनको एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई, और वो ये कहते हैं कि इसमें साइकेट्रिक इंटरवेंशन ज़रूरी है। यानी साइकेट्रिक मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब इमरान खान का दिमागी इलाज होना ज़रूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे उनके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, 24 घंटे ईसीजी मॉनिटरिंग, अंडर ईसीजी मॉनिटरिंग उन्हें रहना चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं उनके बारे में। अब वो कहते हैं साइकेट्रिक असेसमेंट जो उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है अर्जेंट गिवन सिवियर एंजाइटी एंड रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म। ये बहुत खतरनाक बात है, जिसमें डॉक्टर ये कह रहा है कि उन्हें इतनी एंजाइटी हो गई है कि वो अपने आप को भी सेल्फ हार्म कर सकते हैं, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सेल्फ हार्म को अगर मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं, अगर ये कंडीशन और ख़राब हुई तो सेल्फ हार्म आदमी कब करता है? जब वो अपने आप को चोट पहुंचाता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है। यानी स्थिति यहां तक आ गई है। अब वो आगे भी कहते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी, 24 आवर्स ईसीजी, कॉम्प्रिहेंसिव एको, ये उन्होंने सजेस्ट किया है। लगातार उन्हें सिर में दर्द रहता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग 24 घंटे बीपी की होनी चाहिए, और एम्बुलेटरी ईसीजी उन्होंने सजेस्ट किया है इमरान खान के बारे में। ये है ये मेडिकल रिपोर्ट। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की सरकार कहती है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह पता चले कि उनकी जान खतरे में है या उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और यह रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इमरान खान को आपने इसी स्थिति में रखा तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जब इमरान खान पागल हो जाए, इमरान खान बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएं, और इस समय भी उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब है, और उसी की वजह से अब उनकी शारीरिक स्थिति भी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं। अब इस समय पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज को लेकर वहां की सरकार, वहां की सेना और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक अजीब तरह का गेम चल रहा है, पावर गेम आप इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार ये नहीं चाहती कि इमरान खान को किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अगर उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो इमरान खान की बिगड़ती हालत पर खबरें बाहर आने लगेंगी। हो सकता है उनकी कोई तस्वीर या वीडियो लीक हो जाए, और उस हालात में पाकिस्तान की सेना वहां उन पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगी, जैसा कंट्रोल उन्होंने अभी जेल में रखा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान को लेकर पूरे पाकिस्तान में सहानुभूति की एक नई लहर पैदा हो सकती है, और उनकी पार्टी पीटीआई इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी शुरू कर सकती है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। एक ज़माना था जब पाकिस्तान उन पर फख्र करता था, वहाँ उनकी लोकप्रियता आज भी बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे व्यक्ति को जेल में इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? ठीक है, उन पर मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें एक आम कैदी की तरह भी जेल में रखा जा सकता था, जहां उन्हें सुविधाएं मिल सकती थी, जैसा कि किसी भी बड़े नेता को मिलता है। लेकिन यहां उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यातनाएं दी जा रही हैं, एक बंद कोठरी में रखा गया है। इसके पीछे है असीम मुनीर की नफरत। अब आपको बताते हैं कि असीम मुनीर इमरान खान से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि वो आज भी इमरान खान को एक कोठरी में बंद कर कर उन्हें सड़ा सड़ा कर मारना चाहते हैं। वर्ष 2019 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यानी जब उनके अच्छे दिन चल रहे थे, तब उन्होंने जनरल असीम मुनीर को सिर्फ 8 महीनों के बाद ही आईएसआई के चीफ के पद से हटा दिया था। असीम मुनीर का आईएसआई के चीफ के तौर पर कार्यकाल पाकिस्तान के इतिहास में सबसे छोटा था। सिर्फ 8 महीने का कार्यकाल उनका रहा, और उन्हें आप समझ लीजिए
बड़ा बेआबरू करके इमरान खान ने आईएसआई के चीफ के पद से हटा दिया था। और तब असीम मुनीर को यह बात, अपना यह अपमान, अपनी ये जो बेइज्जती है, वो खून का घूंट पीकर रह गए थे उस समय, क्योंकि तब वो लड़ नहीं सकते थे इमरान खान से। इमरान खान तब प्रधानमंत्री थे और अब असीम मुनीर फील्ड मार्शल बनकर, अब जबकि वो आज प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, तो वो इमरान खान से अपने अपमान का चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। आज जो प्रधानमंत्री है, जो राज कर रहा है, अगले दिन हो सकता है वो जेल में हो, और आज आप जिसका अपमान कर रहे हैं हो सकता है अगले दिन वो सत्ता में आ जाए। इसलिए वक्त कब पलट जाए, किस्मत कब बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। अब पाकिस्तान के आम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि बेहतर इलाज के लिए इमरान खान को जेल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। अदालत में जो मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है, जाहिर एक मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, वो रिपोर्ट पेश हुई है, तो उसके मुताबिक अदालत ने ऑर्डर किया है। यकीनी तौर पे जेल में उसका इलाज बेहतर नहीं हो सकता था उन अमराज का, जो इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, फिर उनका कानूनी और आइनी तौर पे हक है कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। तो अगर अदालत ने फैसला दिया तो सही दिया है। हर पाकिस्तानी का एक हक है कि वो बेसिक नेसेसिटी उसको मिलनी चाहिए। और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो बातचीत थी कि उनकी आँख का प्रॉब्लम है और फिर उनको नज़र भी नहीं आ रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें पहले भी उनको ट्रीट किया गया था। अब हॉस्पिटल में भी उनको जेल के अंदर भी जो है वो उनको सहूलियात दी गई थी सेहत की, लेकिन अब ये फैसला है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आम आदमी को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो देखिए, अभी इन लोगों को आपने सुना, ये पाकिस्तान की आम जनता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान वैसे तो जेल में है, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। और लोगों को इस बात का दर्द है कि एक ज़माने में इमरान खान जो पाकिस्तान के हीरो हुआ करते थे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान को चुनाव में चुनकर सत्ता तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री बनाया, आज इमरान खान की हालत इतनी बुरी हो गई है और उन्हें इतनी यातनाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में कि जेल में इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है लंबे समय से, और जैसा मैंने आपको बताया, जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है, ये लगभग 8 बाई 11 फीट की एक छोटी सी कोठरी है, अंधेरी कोठरी जिसमें कोई खिड़की तक नहीं। और ये जो 8 बाई 11 का मैं डायमेंशन आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर वॉशरूम भी शामिल है, और कैदी को यहाँ पूरी तरह से बिल्कुल अकेले रखा जाता है। और यही कारण है कि इस अकेलेपन ने, इस अंधेरी कोठरी में इतने लंबे समय तक, इस अकेलेपन ने इमरान खान को मानसिक रूप से भी बहुत कमज़ोर कर दिया है। इसी महीने पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर पत्रकार ने दावा किया था कि इमरान खान की जेल में या तो मौत हो चुकी है या बहुत जल्द उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान में ये तो बात पक्की है कि इमरान खान अभी ज़िंदा हैं, और क्यों हम ये बात कह रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अब पाकिस्तान की सरकार ने अडियाला जेल की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी है, और इस समय इमरान खान इसी जेल में बंद हैं जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जेल रावलपिंडी में है और इसी शहर में पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय भी है। यानी आप इसे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की सेना का घर है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने के साथ साथ उन्हें अपने दोनों बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी दी है, क्योंकि उनके दोनों बेटे इस समय लंदन में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अपने दोनों बेटों से हफ्ते में 2 बार फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी है। इमरान खान के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है सुलेमान ईसा खान और छोटा बेटा है कासिम खान। और इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान ने कहा है कि उनके लिए सबसे ज़रूरी है उनके पिता की सेहत, स्वास्थ्य, और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील भी की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 4 वर्षों से इमरान खान के दोनों बेटों को पाकिस्तान की सरकार वीज़ा नहीं दे रही, इसलिए वो वर्ष 2022 से लेकर अब तक इमरान खान से मिलने यहाँ आ नहीं पाए। अब दोनों बेटों ने पाकिस्तान सरकार से वीज़ा देने की मांग की है ताकि वो अपने पिता इमरान खान से मिलने के लिए जेल में आ सकें। हालांकि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इमरान खान के बेटे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है ही नहीं। ये सब मुद्दे बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं।
इमरान खान और उनकी पूर्व पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ के तलाक के बाद इन दोनों बेटों की जो परवरिश है ये ब्रिटेन में हुई है, इसलिए ये लंदन में रहते हैं। 18 अगस्त को यानी एक दिन पहले ही इमरान खान ने लगभग 9 महीनों के बाद पहली बार अपनी पत्नी बुशरा बीबी और अपनी बहन नौरीन नियाजी से जेल में अलग अलग मुलाकात की। इमरान खान ने बुशरा बीबी से आधे घंटे तक मुलाकात की है और नौरीन ने सिर्फ 15 मिनट तक उनके साथ मुलाकात की। इमरान खान की 3 बहनें वहां पर पहुंची थीं मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही बहन को मिलने दिया गया। अब आप वो तस्वीरें देखिए जब इमरान खान की बहन उनसे मिलने के लिए जेल पहुंची तो कैसे उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने और उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। महीनों की हमारी जद्दोजहद है। जी तो आज आप खबर देंगी इमरान खान साहब को, क्या समझती है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप उनको बताएंगी कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं? हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं और कितनी आपके पीटीआई के कारकुनों ने कितनी आपकी मैं वापसी में बात करेंगी मीडिया से भी सियासी चुप चले आप ठीक है जी ठीक है। अब देखिए 18 अगस्त को इमरान खान की पत्नी उनसे जेल में मिल चुकी हैं और उनकी एक बहन उनसे जेल में मिल चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान जिंदा हैं और कम से कम इस हालत में तो हैं कि वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं और अपनी बहन से भी वो मिले हैं। पत्नी से मिले हैं आधा घंटा और अपनी बहन से मिले हैं 15 मिनट। लेकिन इस समय सिर्फ यही 2 लोग, उनकी पत्नी और उनकी बहन, यही 2 लोग जानते हैं कि इमरान खान की जेल में असली हालत क्या है, वो कितने बीमार हैं और उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं। इनमें से बुशरा बीबी तो खुद जेल में है, इसलिए वो बाहर आकर किसी को नहीं बता सकती कि इमरान खान की हालत क्या है। और उनकी जो बहनें हैं, बहन पर पाकिस्तानी सेना ने ये पाबंदी लगा रखी है कि वो अपनी किसी भी मुलाकात के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकती, कोई बयान नहीं दे सकती। किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से इमरान खान के बारे में वो बात नहीं कर सकती। ये करके उनका मुंह बंद किया हुआ है। इसलिए उनकी जो बहन है नौरीन नियाजी, वो भी किसी को कुछ नहीं बता रही कि इमरान खान की स्थिति क्या है, क्योंकि उन पर पाकिस्तानी सेना ने इतना दबाव डाला हुआ है कि वो बाहर आकर बात ही नहीं कर सकती किसी से। इसी शर्त पर उन्हें मिलने दिया जाता है। आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को खुद ही इमरान खान को अस्पताल भेज देना चाहिए था और ये मामला असल में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते। देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो शुरू से ही बहुत खूनी राजनीति रही है। यहाँ पर हमेशा बदले की भावना से काम होता है। और अभी बिलावल भुट्टो को, अभी आपने सुना, बिलावल भुट्टो की जो माँ थी पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो, उनकी भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। इससे पहले उनके जो नाना थे यानी बेनज़ीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा इमरान खान से पहले नवाज शरीफ को भी ऐसे ही जेल में डाला गया था। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ को भी जेल में डाल दिया गया था। फिर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर दुबई भाग गए। नवाज शरीफ भी किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर लंदन चले गए, इसलिए बच गए। उनसे पहले ज़ियाउल हक की मौत हो गई थी एक एयर क्रैश में। एयरप्लेन उनका जो था, हवाई जहाज जो था, वो क्रैश हो गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही कहना है आज भी कि वो एक साजिश थी और वो दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ज़ियाउल हक को मारा गया था उनके प्लेन को क्रैश कराकर। तो एक लंबा इतिहास पाकिस्तान में रहा है। आज आप प्रधानमंत्री होते हो और अगले ही दिन आप अपने आप को जेल में पाते हो।
लेकिन ये जो बीमारी की बात है, पाकिस्तान में पहले भी ऐसा होता रहा है कि वहाँ जिन बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को सज़ा मिलती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वो जेल में जाने के बाद अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं और फिर बीमारी के बहाने से वो जेल से बाहर निकलते हैं और फिर देश छोड़कर चले जाते हैं। एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज इमरान खान जेल में हैं, लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब उनके सबसे बड़े जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं नवाज शरीफ, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तब नवाज शरीफ जेल में थे। नवंबर 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जेल में थे और तब ऐसी ही खबरें आई कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हो गए हैं और अब उनकी मौत कभी भी हो सकती है और वो एक ही शर्त पर बच सकते हैं कि अगर उन्हें इलाज के लिए विदेश भेज दिया जाए तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन देखिए, इमरान खान तब मान गए इस बात पर कि नवाज शरीफ को लंदन भेज दिया जाए अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। और उस समय नवाज शरीफ बड़े किस्मत वाले रहे। वो बीमारी के नाम पर, अपना इलाज कराने के नाम पर पाकिस्तान की जेल से बाहर निकल गए और इलाज कराने के लिए लंदन चले गए। तब यही कहा जा रहा था कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी जान नहीं बचेगी अगर उन्हें विदेश में नहीं भेजा गया इलाज के लिए। तो हालांकि तब जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि लंदन पहुंचने के बाद नवाज शरीफ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई भी बीमारी है। लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह चलने फिरने लगे, एक आम व्यक्ति की तरह बाज़ारों में दिखाई देने लगे और लंदन पहुंचते ही उन्होंने लंदन के, ब्रिटेन के शानदार मौसम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सड़कों पर, बाज़ारों में दिखते थे, शॉपिंग मॉल्स में दिखाई देते थे और ऐसा लगता था जैसे वो कभी बीमार थे ही नहीं। वर्ष 2016 में पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ भी बहुत बीमार हो गए और अपनी इसी बीमारी के नाम पर पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए थे। तब उन पर देशद्रोह जैसे कई मुकदमे चल रहे थे, लेकिन वो बाहर चले गए, इसीलिए बच पाए। इमरान खान के मामले में पाकिस्तान की सेना उनकी बीमारी की हालत को छिपाना चाहती थी। अब हम आपको पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताना चाहते हैं, जो खुद अपनी बीमारी को छिपाना चाहते थे। यहाँ तो इमरान खान की बीमारी को पाकिस्तान की सेना और सरकार छिपाना चाहती है, लेकिन जिन्ना साहब उल्टा काम कर रहे थे। वो अपनी बीमारी को खुद दुनिया से छिपाना चाहते थे, क्योंकि अगर उस समय लोगों को उनकी बीमारी के बारे में पता चल जाता तो शायद वर्ष 1947 में पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं होता, भारत का बंटवारा ही नहीं होता। पाकिस्तान सरकार ने 15 अगस्त को मुंबई के 2 पारसी डॉक्टर्स को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज़ देने की घोषणा की है। और ये डॉक्टर्स कौन हैं? इनके नाम है जल रतन जी पटेल और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर जल धायबो कू। इन दोनों डॉक्टर्स ने जिन्ना की गंभीर बीमारी की खबर को वर्ष 1947 में बंटवारे से पहले गोपनीय रखा, उनकी बीमारी की बात को दबाकर रखा और किसी को पता नहीं चलने दिया कि जिन्ना गंभीर रूप से बीमार हैं। इसलिए अब इन दोनों डॉक्टर्स को यह सम्मान दिया जा रहा है। जिन्ना 1930 के दशक से ही टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे। उस समय टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और इसका कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को टीबी हो गई तो माना जाता था कि अब उसका जिंदा रहना मुश्किल है। तो सोचिए, 1930 के दशक में ही अगर उन्हें टीबी की बीमारी हो गई तो उनकी ज़िंदगी तो लगातार कम होती जा रही थी। उनकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और 1930 से 1947 तक इतने साल में तो उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे के समय तक जिन्ना की सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी और बंटवारे के सिर्फ 1 साल बाद, पाकिस्तान के निर्माण के 1 साल के बाद ही 11 सितंबर 1948 को इसी टीबी की वजह से उनकी मौत भी हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि इन दोनों डॉक्टर्स ने जिन्ना की बीमारी को छिपाकर एक बहुत बड़ी सेवा की है पाकिस्तान की, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद पाकिस्तान का निर्माण होता ही नहीं। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी बाद में ये स्वीकार किया कि अगर उन्हें जिन्ना की बीमारी के बारे में पहले पता चल जाता तो वो बंटवारे को टाल सकते थे। और आप सोचिए, अगर ये बंटवारा टल जाता, अगर अंग्रेज़ों को पहले से पता होता,
हिंदुस्तानी नेताओं को भी ये पहले से पता होता कि जिन्ना तो ज़्यादा दिन रहने ही वाले नहीं हैं, तो इससे इतिहास बदल सकता था। अब इन डॉक्टर्स को सम्मान देकर पाकिस्तान खुद ये स्वीकार कर रहा है कि उसका निर्माण इतिहास में एक झूठ की वजह से हुआ था, जो सिर्फ एक व्यक्ति और उसकी बीमारी को छुपाकर रखने के लिए एक जो झूठ बोला गया था, उस झूठ पर आज का पाकिस्तान खड़ा है। अब इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद पाकिस्तान अपने ही लोगों को भीख मांगने से नहीं रोक पा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खुद अपने नागरिकों को सऊदी अरब में भीख न मांगने की कड़ी चेतावनी दी है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में अक्सर पाकिस्तानी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, और इसे लेकर अब पाकिस्तान ने एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, और वहाँ पर भी एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई व्यक्ति मक्का और मदीना में भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सऊदी अरब से उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि भाई जब भी आप मक्का और मदीना जाएं तो भीख ना मांगें बिल्कुल भी। और ये उन्होंने जो चेतावनी दी है उसका एक ऑडियो हमें मिला है। अब आपको सऊदी अरब में पाकिस्तान की एम्बेसी का वो संदेश हम सुनाते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों को के लिए जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ आकर आप भीख न मांगिए। पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश, सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हील चेयर सर्विस फराहम करना, बाल काटना या हजामत की खिदमत देना, लोगों में खैरात या माली इमदाद तकसीम करना, रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी कवानीन की पाबंदी करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तनाब करें। आपकी जानिब से कानून की पासदारी पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस बरकरार रखने में निहायत अहम है। अब यह समझिए कि पाकिस्तान को अपने ही लोगों को भीख मांगने से रोकने की ये चेतावनी आखिर क्यों देनी पड़ी। सऊदी अरब ने पिछले महीने से 1 साल का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा शुरू किया है। ये वीज़ा जारी होने की तारीख से 365 दिनों तक वैलिड रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति पूरे 1 साल तक सऊदी अरब में रह सकता है। मौजूदा नियमों के तहत धार्मिक यात्रा के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ 90 दिनों तक ही सऊदी अरब में रह सकता है। पूरी दुनिया के मुसलमान 2 तरह की धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। पहला है हज, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल के एक ख़ास समय में होता है, और दूसरा है उम्रा। ये साल में किसी भी समय किया जा सकता है। इस्लाम धर्म में आर्थिक रूप से सक्षम सभी मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग इस पवित्र यात्रा में भी भीख मांगकर एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वो सऊदी अरब पहुंचते हैं ये धार्मिक यात्रा करने के लिए, इस धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब में चले जाते हैं, फिर वहाँ कई दिनों तक रहते हैं और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान की एक संसदीय समिति को ये बताया गया कि सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। 56,000, सोचिए। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 साल में ही अपने एयरपोर्ट्स पर 66,000 से ज़्यादा यात्रियों को विदेश यात्रा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि ये लोग असल में धार्मिक यात्रा करने नहीं जा रहे, बल्कि भीख मांगने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट यानी संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में ये वहाँ जा रहे हैं। इन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं, मक्का मदीना से इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो वहाँ भीख मांगने जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग अब आ रहे हैं जो मक्का मदीना के नाम पर सऊदी अरब से वीज़ा ले लेते हैं, और जितने भी दिन का वीज़ा उन्हें मिलता है उतने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो वहाँ रुकते हैं और फिर वहाँ भीख मांगते हैं। ये उन्होंने अपना एक नया धंधा बना लिया है। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम असीम मुनीर और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाली एक और ख़बर आपको दिखाते हैं
क्या आपने कभी कल्पना की थी कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर जाकर डल लेक की सैर करेंगे और कश्मीर की तारीफ करेंगे और फिर यह भी कहेंगे कि कश्मीर तो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है? आज से कुछ साल पहले तक अगर आप ये तस्वीर देखते तो आपको लगता शायद आप कोई सपना देख रहे हैं। अमेरिका का राजदूत कश्मीर जाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक कश्मीर में इस प्रकार की तस्वीरों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आज सर्जियो गोर ने श्रीनगर में जाकर डल लेक में वहाँ के मौसम का आनंद लिया, डल लेक का आनंद लिया और खड़े होकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने बताया। आज ये बयान पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. It's a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. सर्जियो गोर के इस बयान को लेकर दो खास बातें हैं। पहला, उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर श्रीनगर में खड़े होकर ये बयान दिया है। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, यानी ये बयान सिर्फ उनका कोई पर्सनल बयान नहीं है, ये अमेरिका का एक औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और ये सर्जियो गोर का बयान नहीं, बल्कि अमेरिका से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक संदेश है। दूसरी बात यह है कि जब सर्जियो गोर ने यह बयान दिया तब उनके बगल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुपचाप खड़े होकर उनकी ये बात सुन रहे थे। आज अमेरिकी राजदूत का ये बयान पाकिस्तान को बहुत परेशान करेगा। ये बयान उनके कानों में सारी रात गूंजता रहेगा। कुछ साल पहले तक दुनिया कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर कोई विवाद है ही नहीं। और कश्मीर में ये बदलाव आया है धारा 370 हटने के बाद से। अब मैं आपको अब से 4 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें आप कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक पर तिरंगे लहराते हुए देख सकते हैं। और ये है कश्मीर 2.0, यानी नए भारत का नया कश्मीर। स्वतंत्रता दिवस पर डल लेक की ये तस्वीरें देखिए। किसने कल्पना की थी कि एक दिन आपको कश्मीर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अब आपको बड़ी दिलचस्प खबर सुनाते हैं। आजकल मीम्स और रील्स के ज़माने में विरोध प्रदर्शनों में भी एक नई क्रिएटिविटी आती जा रही है। आज की नई सच्चाई ये है कि अपने विरोध प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वायरल होना ज़रूरी है। और वायरल होने के लिए आपको इंस्टाग्राम की रील और मीम वाली भाषा में ही बात करनी होगी, क्योंकि अटेंशन यानी आपका ध्यान आज की सबसे बड़ी करेंसी है। और इस ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की एक जन सुनवाई चल रही थी। इस दौरान इस इलाके में आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर दीपक राठौर नाम का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंच गया। वो अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर आया था जिसने अपने चेहरे पर कुत्ते का मुखौटा लगाया हुआ था और इस व्यक्ति का नाम उन्होंने रखा डॉगी भाई। अब शिकायत करने के इस तरीके की सोशल मीडिया पर
बहुत चर्चा हो रही है। ये तस्वीर वायरल हो रही है, पूरे देश में लोग इसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। क्यों नहीं जाएगा अंदर? कारण क्या है? नहीं। कारण क्या है? तो आप उनसे पूछ के आओ। आओ ये रिपोर्ट डलाने जा रहा है। डलवा दो। हाँ तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। नहीं, क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, इसको भेजो। हाँ आएगा। ये शुक्ला जी हैं, नगर निगम के सारे लोग इन कुत्तों के नाम पे पैसे खा रहे हैं। बंधियाकरण बंद क्यों है? बंधियाकरण चालू है। अभी कितने कुत्तों का हुआ? साढ़े 4 साल में कितने लोगों को काटा? 4 साल में कितने लोगों को काटा? मेरे पास है ना, ये पढ़ो ना। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों। दीपक राठौर वैसे तो कोई आम आदमी नहीं है, वो खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता हैं। उनका आरोप है कि इस इलाके में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुत्तों के काटने से लोग परेशान हैं, जबकि आवारा कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। उनका आरोप है कि टेंडर में कुछ गड़बड़ी की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है और कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमारे डॉगी भाई को दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। इनका ये कहना है कि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हुए, जिससे इनको ऐसा पता चला कि जो ये बंधियाकरण है इसमें कई कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वह निश्चिंत होकर घूमते हैं, पर जब उनका परिवार बढ़ता है तब उनको समझ आती है। तो आज इन्हीं सभी बातों को लेकर यह कलेक्टर की जनसुनवाई में इन्होंने खंडवा नगर निगम के खिलाफ आवेदन दिया है कि 40 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाल लिया है और बंधियाकरण के नाम पर, और जो कंपनी है उसने फर्जी तरीके से बिल लगाकर पैसे निकाल लिए हैं और यहाँ के नेता, कर्मचारी और नगर निगम पूरी मिली हुई है और कुत्तों की नसबंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। नगर निगम ने हमारे नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है। हमारी जनसंख्या नियंत्रण बढ़ती जा रही है और ऊपर से नसबंदी में भी इन लोग घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। नसबंदी के नाम पर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने नसबंदी करवाई थी लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जिनने भी करा है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए। तो आप देखिए, इस कैरेक्टर का नाम इन्होंने रखा है डॉगी भाई। अब सोशल मीडिया पर भले ही इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही हो, ये वीडियो वायरल हो गया हो, लेकिन खंडवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। इस प्रकार का जो पब्लिसिटी के स्टंट्स किए जाते हैं ये ठीक नहीं है। कारण यह है कि जो जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही गंभीर प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जिला अधिकारी एक मंच पर आकर लगभग 200 से 250 आवेदन वहाँ पर लिए जाते हैं और उनका गंभीरता के साथ में निराकरण किया जाता है। लेकिन इस प्रकार से यदि कोई केवल पब्लिसिटी के लिए यदि ऐसा काम करे तो ये ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों के आवेदन नॉर्मली, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का आवेदन देते हैं, वैसे दिए जाने चाहिए ताकि उनका गंभीरता के साथ निपटारा हो सके। अब डीएम साहब का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये भी हो सकता है कि ये विपक्ष का कोई राजनीतिक स्टंट हो, क्योंकि ये जो सज्जन आए थे ये विपक्ष के ही नेता हैं। असल में इस तरह के प्रदर्शन अब क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज भारत में रहती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना तो हमारे पास इतने संसाधन हैं और ना ही उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर से हमारे देश की जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, जिसने पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि आपको अपने अधिकारों को भी भीख के रूप में मांगना पड़ता है। ये आपके अधिकार हैं, लेकिन जब आपको मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं। और पिछले 79 वर्षों में आज़ादी के जिस तरह का हमारे सिस्टम और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी जो रही है, उसमें सरकारी अफसरों ने जनता का भरोसा बनाया कम है और तोड़ा ज़्यादा है। हमारे देश में छोटी छोटी बातों के लिए भी आज भी आपको सरकारी दफ्तरों में लाइन लगानी पड़ती है, एक प्रकार की भीख मांगनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको आपका
अधिकार मिलता है। और जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी भी हो जाती है, कोई अधिकार आपको मिल भी जाता है, तो सरकारी अधिकारी उसे एहसान के तौर पर दिखाते हैं, जबकि वो एहसान नहीं बल्कि आपका अधिकार है। हमारे देश के 79 वर्ष पुराने सिस्टम में आम लोगों के प्रति जो अफसरशाही की उदासीनता है, इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर उनकी समस्या मीडिया में आ जाए या सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। तब वो सरकार पर या फिर इन अफसरों पर दबाव डाल पाएंगे और उनकी आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिल जाएगा। देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक नया तरीका है, जिसमें मीडिया में भी बात आ जाती है और सोशल मीडिया में भी आपकी रील वायरल हो जाती है। और आज हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, उसका लक्ष्य भी यही था कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, जिससे ये मुद्दा बड़ा हो जाए। इस व्यक्ति को शायद पता था कि जब तक उसे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उसकी समस्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ना दिखाई जाए। सोशल मीडिया पर जब तक वो वायरल नहीं होगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। और यही सोचकर इसने ये किया होगा। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये खतरनाक ट्रेंड भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि वायरल होने के बाद ही उसे इंसाफ मिल सकता है। उसकी मांगें तभी सुनी जाएंगी जब वो वायरल होगा, तो हर व्यक्ति आगे चलकर शायद यही करने लगेगा। कोई भी किसी भी सरकारी अफसर के दफ्तर में ज़बरदस्ती घुस आएगा, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेगा और रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। इसलिए हमारे देश में जो प्रशासन चला रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये एक चुनौती है और एक संदेश भी है। हालांकि कुत्ते के जरिए प्रदर्शन करने वाला ये व्यक्ति आम आदमी नहीं है, बल्कि खुद भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अब इस तरह नई नई चीज़ें अपना रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको हम चीन की राजधानी बीजिंग लेकर चलेंगे, जहां दुनिया के लेटेस्ट और बेस्ट रोबोट्स का मेला लगा हुआ है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। सौ % शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन के दौरान पूरे देश ने देखा कि कैसे जेनजी के कुछ युवा लगातार अभद्र बातें कर रहे थे। अब
लद्दाख से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने आप को जेन ज़ी बता रही है। इस लड़की ने सिर्फ इसलिए हंगामा करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सेना ने सुरक्षा कारणों से और ख़राब मौसम की वजह से चेक पोस्ट को बंद कर दिया था, आगे जाने से लोगों को रोक दिया था। और ये लड़की बार बार ये धमकी दे रही है कि वो जेन ज़ी है, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी और वो इस चेक पोस्ट को तोड़कर आगे चली जाएगी। और लोगों को उकसा रही है कि आप भी इस चेक पोस्ट को ज़बरदस्ती क्रॉस कर जाइए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो चलो। कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। हम नहीं जाएंगे तो किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया पर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। इस वीडियो पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सोशल मीडिया पर खुद टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि हम जेन ज़ी हैं, ये कहना अब वैसा ही हो गया है जैसे पहले लोग कहा करते थे कि तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। उमर अब्दुल्ला आगे लिखते हैं कि ज़रा सी बात पर जेन ज़ी की धमकी देने का ये तरीका उनके प्रति लोगों की अच्छी धारणा को ख़त्म कर रहा है। तो ये जेन ज़ी, इस तरह के जो कुछ चंद लोग हैं, युवा जो हैं, जंतर मंतर पर भी ऐसा ही हुआ था। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अश्लील बातें करनी शुरू कर दी, अश्लील वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और फिर पूरे जेन ज़ी को बदनाम किया। ऐसे ही ये लड़की है, ये कहती है कि क्योंकि हम जेन ज़ी हैं तो हम देश का कोई कानून नहीं मानेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये असल में देश के सारे युवाओं को बदनाम करती हैं, सारे जेन ज़ीज़ को बदनाम करती हैं। इसलिए जेन ज़ी से आज हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 5.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, यानी 55 लाख व्यूज़ हमें मिले हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और तस्वीरों की अहमियत तब समझ में आती है जब किसी की मौजूदगी सिर्फ तस्वीरों तक रह जाती है। नमस्कार।